तो मेन मुद्दा क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वो स्टेबल नहीं हो पाई थी क्लासिकल फिजिक्स जब हमने अप्रोच लगाई थी प्लानिटरी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस लेके। तो हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन विल कॉन्टिन्यूसली radiate energy. Since it is accelerating, it will continuously radiate energy in the form of electromagnetic waves and eventually it will fall into the nucleus within a fraction of seconds. तो ऑर्बिट स्टेबल कैसे हुई? ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे दिक्कत हो गई थी। अब इन्होंने क्या कहा, बोहर्स मॉडल ने कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी लगाई कि जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ऐसे ऑर्बिट्स स्टेबल होंगे, ऐसे ऑर्बिट्स जिनका रेडियस Rn है वो स्टेबल होंगे, वेयर n कैन टेक वैल्यूज 1 2 3। तो ये एक तरह से कॉन्टिन्यूस रेडियस से क्वांटाइजेशन कर दी कि क्वांटाइजेशन मतलब सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही अलाउड हैं उस पैरामीटर के लिए। तो रेडियस सिर्फ यही वाली वैल्यूज़ उठाएगा। और रेडियस आपको पता था किससे दिया था हमने, n² a0, ये बोहर रेडियस। तो n की वैल्यू 1, तो सिर्फ कैसे रेडियाई अलाउड हैं, a0, 4a0, 9a0 एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ऐसी ऑर्बिट्स के लिए क्या कहा गया, बोहर ने क्या कहा कि वाइब्रेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स दे विल कॉन्टिन्यू इनडेफिनेटली। तो ऐसी स्टेबल ऑर्बिट्स में जो आपको अभी मैंने पैटर्न दिखाया, कहते ये जैसे वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऐसा लगता है जैसे खड़ा ही है, वैसे वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। इंसिडेंट क्रेस्ट और रिफ्लेक्टेड ट्रफ वो इस तरह से सुपर इम्पोज करता है, आपको ऐसा लगता है कि ये वेव बिल्कुल खड़ी ही है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्टेबल ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव पैटर्न है ये आपको ऐसा बना रहेगा, क्योंकि ये वाइब्रेशंस इनडेफिनेटली चलती जाएंगी, ये कभी डाई आउट नहीं होंगी। और दूसरा क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन दीज स्पेशल ऑर्बिट्स जिनका Rn रेडियाई है। जब ऐसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी आप बोल के हटे हो। तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये जो है ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। हेंस ऐसे ऑर्बिट्स जिसका रेडियस ये है, ऐसे ऑर्बिट्स जिनका रेडिया ये है, जिनकी एनर्जी ये है, ऐसे ऑर्बिट्स स्टेबल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर होना है इन्हीं में होना है और बाकियों में नहीं। तो एक तरह से n जहाँ आपको दिख रहा है ये क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि एनर्जी का एक्सप्रेशन आपका ये निकल करके आया था और एनर्जी यहाँ E1 की वैल्यू थी ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर एनर्जी की वैल्यूज़ ये होनी है, इसको आप एक लैडर एनालॉजी से समझ सकते हो। इसका कंपैरिजन आप एक लैडर से कर सकते हो, ऑल्दो उसमें जो स्टेप्स हैं वो उनके जो बीच का डिफरेंस है तो वो सेम ही होता, लेकिन इस केस में ये डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, तो आप कहाँ खड़ सकते हो लैडर पे, स्पेसिफिक स्टेप्स पे ही खड़ सकते हो जहाँ पे आप पैर रख के खड़ सकते हो। ठीक है, आप पूरी लैडर पे तो नहीं चढ़ सकते, जहाँ जहाँ वो स्टेप होगा आप वहीं पे हो सकते हो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता, किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में नहीं हो सकता। वो रेडियाई जो होने चाहिए वो होने चाहिए Rn, क्वांटाइज कर दिए, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी ऑर्बिट्स की वो En। हर तरह की एनर्जी पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हर तरह के रेडियस पे नहीं मिलेगा। कैसे कैसे पे मिलेगा, जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो बेसिकली n किसकी तरफ इशारा करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये है इसके पीछे की कहानी कि जहाँ n आता है मतलब एनर्जी क्वांटाइज कर दी गई है। तो जब आप यहाँ पे देखो, अगर आप इस केस में अगर ये क्वांटम नंबर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हो इस एक्सप्रेशन में, तो आपका ये जो एनर्जी है दैट विल अप्रोच ज़ीरो। तो ऐसी स्टेट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन विल नो लॉन्गर बी बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो नेगेटिव एनर्जी जब तक है तभी तक आप एक एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को अज्यूम कर सकते हो कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बाउंड स्टेट में है। तो अगर आपको इमेजिन करना है एक स्टेबल एटम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की ये जो एनर्जी है ये नेगेटिव होएगी क्योंकि ये बाउंड स्टेट में है। और यहीं पे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी डिस्कस कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या लेना देना है कि किसी भी एटम को कितनी एनर्जी दी जाए कि वो उसका जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वो फ्री हो जाए। जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है वो हमने फ्री करना है। तो ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फ्री के लिए कितनी चाहिए, 0। तो फाइनल स्टेट मुझे चाहिए 0, इनिशियल है ये, तो 0 माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल स्टेट मैंने ये पहुंचानी है फ्री वाली, और इनिशियल ये बाउंड वाली थी। तो इतनी ही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तभी मैं कहूँगी कि आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से उस एटम के निकल गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली द वर्क नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इफ़ यू आर कंसीडरिंग हाइड्रोजन एटम, तो उसकी एनर्जी ये है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसकी ये है। तो जैसे जैसे एटम बदलते जाएंगे ये नंबर भी बदलता जाएगा। तो सारे डिफरेंट एटम्स की अगर आप बात करोगे, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी सबकी अलग अलग होंगी। इसको आप दूसरे वे में भी बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन from its ground state to an energy state E is equal to 0 where it is free। अब अगर एनर्जी ग्रेटर देन 0 है फॉर एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। उस केस में आपको कोई क्वांटम कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांटम कंडीशंस कब आती हैं, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम का हिस्सा मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, न्यूक्लियस से बाउंड है, तभी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं। ये सारे एक्सप्रेशंस जो निकल करके आए हैं जब हम एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं। फ्री जब हो गया इलेक्ट्रॉन तो उस पर कोई क्वांटाइजेशन कंडीशंस ये नहीं लगेंगी, ये थ्योरी ही नहीं लगेगी उस पर। तो ये सारी कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस ये कहें जब इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अब हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमें निकल करके आते हैं जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, एक तो पहला है कि ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो रहा है। तो सारे कंक्लूजन्स को एक बार ध्यान से देखते हैं जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। क्या देता है कि द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट एट एनर्जीज दैट अलाउ इट टू एग्जिस्ट एज अ स्टैंडिंग वेव। सिर्फ ऐसी ही एनर्जीज En वाली, सिर्फ ऐसी एनर्जीज जो कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती हैं टू एग्जिस्ट एज स्टैंडिंग वेव, ठीक है, सिर्फ ऐसी एनर्जीज पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर स्टैंडिंग वेव पैटर्न नहीं बना तो ये वाइब्रेशंस इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं होंगी, ये थोड़े टाइम बाद डाई आउट हो जाएंगी, स्टैंडिंग वेव भी खड़ सकती है। तो सिर्फ ऐसी एनर्जीज जो अलाउ करती हैं ऐसा होना, वही आप इलेक्ट्रॉन, वहीं पे आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड क्या है, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट एज अ स्टैंडिंग वेव एट स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जीज। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव में जो एग्जिस्ट कर सकता है वो हर एनर्जी पे नहीं कर सकता, वो भी इन्हीं स्पेसिफिक एनर्जीज En पे, जहाँ पे E1, E1/4, E1/9 ऐसी ही एनर्जीज पे इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव में एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में तो नहीं रहता, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में, ग्राउंड से एक्साइटेड, इस तरह से चलता रहता है इनका। तो थर्ड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब और लूज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल अलाउ इट to move from one standing wave to another। जब आपने देखा कि जो ऑर्बिट्स आप डिफाइन कर रहे हो, सर्कुलर ऑर्बिट्स, उनके अराउंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है वो अलग अलग आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है। अब
सिर्फ वही एनर्जी, उतनी ही एनर्जी, वही नहीं, सिर्फ उतनी ही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या लूज कर सकता है जो कि उसे अलाउ करेगा टू मूव फ्रॉम वन स्टैंडिंग वेव पैटर्न टू दी अनदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कहीं ला ही नहीं कर सकता। जब बीच में वो कहीं हो ही नहीं सकता, बीच में वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो मतलब कि एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न से दूसरे स्टैंडिंग वेव पैटर्न में अगर उसने होना है, उसके बीच में तो नहीं होना, तो वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, सपोज ये है स्टेट E1 और ये है E2 और यहाँ पे जो इसका वेव पैटर्न है अलग है, इधर अलग है स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब अगर यहाँ से इसको यहाँ आना है तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1, ये एनर्जी डिफरेंस इसको लूज करना पड़ेगा, तब जाके ये इस स्टेट से दूसरे में आएगा। अब इनके बीच में अगर सपोज कोई स्टेट है E3, अब अगर आप कहोगे E2 माइनस E3, इतनी ये कभी लूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एज स्टैंडिंग वेव। तो अगर इसने लूज भी करनी है या अगर इसने गेन भी करनी है तो यही एनर्जी लूज या गेन करनी पड़ेगी इन दो एनर्जी लेवल्स में अप डाउन मूव करने के लिए। फोर्थ क्या है कि जब ऐसा होता है, अब आपको पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो सपोज उसने लूज करके ये लोअर स्टेट में गया, तो उस केस में क्या होगा कि इसको कोई तो ऐसा पार्टिकल होगा जिसको इसने एनर्जी वो दी, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो अ फोटोन इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर से अगर लोअर में जा रहा है तो फोटोन एमिट होके जा रहा है, अगर लोअर से ऊपर जाएगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करके, तो वो एनर्जी जो होगी एसोसिएटेड विद दैट फोटोन वो भी एग्जैक्टली उतनी ही होगी। वो भी एग्जैक्टली कितनी होगी? डिफरेंस जो है इन दोनों एनर्जी स्टेट्स का जिनके बीच में इस इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है। तो कुल मिला के बोहर्स मॉडल एक एफिशिएंट मॉडल है इन ऑर्डर टू एनालाइज, कि अगर आपने पिक्चराइज विजुअलाइज करना हो कि किस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो क्वांटम थ्योरी के आने से भी पहले अगर कोई आइडिया किसी मॉडल ने दिया या यहाँ पे ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की अगर कोई बात करी और उसमें जो रिजल्ट्स निकल करके आए जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया, ये मॉडल एक डिसाइसिव पॉइंट माना जा सकता है कि जिसने ट्रांजिशन करवाया क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स की तरफ, कि कुछ ना कुछ हम अब क्वांटाइजेशन के टर्म्स में बात करें। एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, रेडियस कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऑर्बिट्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम एक तरह से करवाई है किसने? बोहर्स मॉडल ने, क्योंकि ये जो आइडिया ओरिजिनेट हुआ है क्वांटाइजेशन का वो इसी थ्योरी ने ओरिजिनेट करवाया है।